गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। होप मैं ठीक ठाक बता दूं आपको इन्फॉर्मेशन यार, जो भी मैं बता सकता हूँ। Monetary policy is adopted by the monetary authority of a country that control either the interest rate payable on very short term borrowing or the money supply. The policy often target inflation or interest rate to ensure price stability and generate trust in the currency. अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? आरबीआई बनाता तो आरबीआई हमें पता है, लेकिन क्यों बनाई जाती है? एक तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, एक बैंक है उनके ऊपर कंट्रोल करके रखती है कि भाई आप इतना लोन प्रोवाइड करोगे, इतना पैसा मार्केट में आपने डालना है, इतना खींचना है, वो सब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जाता है। अब ये कैसे कैसे होंगे ये आगे वीडियो में बात करेंगे, जो टॉपिक आएंगे उनके ऊपर, ठीक है। और क्या है कि हम एक ट्रस्ट क्रिएट करता है किसमें? करेंसी में कैसे? हम बैंक में जाते हैं, अपनी सेविंग्स वहाँ पे जमा करते हैं, तो हमारा ट्रस्ट कि हमें ये रहता है कि ये बैंक इतना इंटरेस्ट देगा, वो एक ट्रस्ट है, ठीक है। काफ़ी अलग अलग बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है, तो वो सब फैसिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा ही वैसे बैंक में काम करती हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट मार्केट में लोगों के पैसे को देना है, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी मेक बाय आरबीआई, बिल्कुल। मॉनेटरी पॉलिसी मेक बिकॉज ऑफ कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है मॉनेटरी पॉलिसी का ना, वो कंट्रोल इन्फ्लेशन का होता है। बाकी जो इसमें जो टर्म्स, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होंगे, इसके जो पॉइंट आएंगे, टर्म रेट, रेपो रेट, वो सब किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में, वो डिसाइड करेंगे कि बैंक का रेट कितना होना चाहिए, बैंक में कितना इंटरेस्ट दे सके लोन पे, या वो कोई बिजनेस कर रहा है, बैंक के पास कितना पैसा होना चाहिए, वो सब अलग अलग उस पॉइंट पे हम बात करेंगे। उसके बाद है व्हेन मनी फ्लो डिस्टर्ब इन मार्केट दैट फ्लो कंट्रोल टू पॉलिसी इज़ मेड। अच्छा, जब मनी फ्लो क्या है कि कंट्रोल में नहीं रहता है, तो दो पॉलिसी उसके लिए बनाई गई। कौन कौन सी? एक फिजिकल पॉलिसी ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई, और आरबीआई के द्वारा बनाई गई मॉनेटरी पॉलिसी। उसके बाद है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। एक इसका इंट्रो ले लेते हैं, मतलब कैसे, थोड़ा सा बेसिक सा। कमेटी मेक मॉनेटरी पॉलिसी, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, यही मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी। इसमें क्या क्या काम करता है, इनका क्या क्या रोल होता है, वो आगे बात करेंगे। अच्छा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज़ डिफाइन इन सेक्शन कितने में? 2 में और 3rd क्लोज में, CC11, ठीक है, ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। अच्छा, टेन्योर एंड रीसेट, मतलब एवरी 2 मंथ जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक होती है, जो कमेटी की, ये बैठती है हर एवरी 2 मंथ पे, ठीक है। इससे पहले क्या, ये जो कमेटी है ये 6 मंथ पे बैठती थी, ठीक है, और मनी का फ्लो चेक करती थी, लेकिन इसको हटाया गया। उसके बाद 45 डे किया गया, और उसके बाद 2 मंथ पे मतलब ये कमेटी बैठ के मनी का फ्लो कंट्रोल कर इन्फ्लेशन चेक करती थी, और मनी का फ्लो कितना है मार्केट में वो चेक करती थी। एंड देन उसके बाद क्या, उर्जित पटेल कमेटी को बोला गया, बैठाई गई कि भाई आप हमें बताएं कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है, जो बैठक है, वो कितने टाइम पे बैठाई जाए। तो इन्होंने सारी सर्वे वगैरह चेक करके बोला कि बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होगी। एक चीज़ तो ये होगी कि उर्जित पटेल कमेटी ने बोल दिया कि 2 मंथली आप जो कमेटी है वो बैठाएं, और मनी का जो फ्लो है वो चेक करें। उसके बाद मेंबर कितने होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? 3 मेंबर आरबीआई से, 3 मेंबर गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। कौन? टोटल होंगे 6 मेंबर। पहला मेंबर कौन होगा? गवर्नर कौन? आरबीआई का शक्तिकांत दास। और 2 मेंबर कौन होंगे? डिप्टी गवर्नर, इकोनॉमिस्ट, ठीक है। और 3 मेंबर होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो गवर्नमेंट से होंगे, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। क्या कि ये 3 मेंबर तो हो गए आरबीआई से, और ये 3 मेंबर हो गए गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी। अच्छा, ये 6 मेंबर क्या करते हैं? हर 2 महीने बैठ के बैठक होती है इनकी, और ये चेक करते हैं कि मनी का फ्लो कितना है, कितना कम है, कितना ज़्यादा है। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर हैं, ये कैसे मनी के फ्लो को कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं? तो ये टूल यूज़ करते हैं। कौन कौन से टूल हैं जिसके थ्रू ये मार्केट में या बैंक्स में जो भी है, जो मनी का फ्लो है वो कंट्रोल करते हैं, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करता है, तो एक एक करके वो पढ़ते हैं। जो ये टूल है मॉनेटरी पॉलिसी के, जिनको मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी है, जो मेंबर हैं, वो यूज़ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, कुछ जो टूल हैं वो डायरेक्ट डालते हैं बैंक पे, और कुछ है इनडायरेक्ट डालते हैं। तो वो एक एक करके हम देखेंगे कौन कौन से 2 टाइप हैं, जो कौन कौन से टूल के टाइप हैं। तो एक है क्वांटिटेटिव टूल, और उसके बाद है एक क्वालिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल्स में कौन कौन से हैं? डायरेक्ट टूल्स, इनडायरेक्ट टूल्स। डायरेक्ट टूल्स में क्या क्या आता है? CRR, कैश रिजर्व रेशो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, और रीफाइनेंस। उसके बाद इनडायरेक्ट टूल में कौन से हैं? रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मैं इसको लिख दूँ MSF, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, एंड मार्केट स्टेबिलिटी स्कीम MSS। अब इनको हम एक एक करके पढ़िए। ये जो सारे टूल है ना, ये जो डायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट टूल हैं, ये सब यूज़ करता है मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है? RBI। मतलब RBI वो तो कमेटी बनाती है ना, जो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो सब इन चीज़ों को हेड करती है। तो ये सारे जो टूल्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं बैंक्स के ऊपर, और किस लिए? कि मनी का फ्लो जो है उसको कंट्रोल करना, उसको कम या ज़्यादा करना, वो सब, पैसा खींचना है, पैसा मार्केट में कितना डालना है बैंक्स में, ठीक है, वो सब ये इन टूल्स के द्वारा ही वो सारा मेंटेन होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टूल से, CRR। व्हाट इज़ दिस? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ CRR? कैश रिजर्व रेशो। अब ये होता क्या है? सिंपल सी भाषा में अगर इसको हम समझें तो ये क्या चीज़ है, कैसे ये मॉनेटरी पॉलिसी में काम करता है, ठीक है। देखो, जितने भी बैंक हैं हमारे इंडिया में, उनका सबका पापा कौन है? RBI। तो RBI ने इन बैंक्स को बोला कि आप अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन हमें दे दो। अब ठीक है, वो पोर्शन किस रेशो में होगा, किस फॉर्म में होगा? तो RBI ने कहा कैश में दे दो कुछ, ठीक है। फिर बैंक ने कहा कि कितना हिस्सा, कितना पोर्शन आपको दें हम। मतलब क्या कि RBI ने इन बैंक्स को बोला कि आप अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन हमें दे दो इन द फॉर्म ऑफ ओनली कैश, ठीक है। अब बैंक्स ने बोला अच्छा कितना पोर्शन दें हम? तो RBI ने कहा कि आप अपने NDTL का सम पोर्शन। अब NDTL क्या चीज़ है? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है? बैंकों के ऊपर एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको वापस करना है, काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट विल रिटर्न टेकन फ्रॉम, ठीक है। और एसेट्स क्या होते हैं? मीन्स ऑन प्रॉपर्टी, खुद की, उसको वापस नहीं करना है। कस्टमर से या ग्राहक, जो जनता है, उससे बैंक क्या लेता है? पैसे लेता है। कुछ पैसे ऐसे होते हैं जो आप डिमांड डिपॉजिट में जमा करते हो इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट। कौन कौन से? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट मीन्स कि आप अपने मन से पैसा डाल दो, अपने मन से पैसा निकाल लो। तो इन्हीं अकाउंट में जनता ने क्या जो पैसे दिए हैं वो रखने के लिए दिए हैं, वो ऐसा नहीं बैंक के खुद की ओन प्रॉपर्टी है, उसको बैंक को वापस करना उस पैसे को। तो वही क्या है? लायबिलिटीज़। सेकंड चीज़ क्या है? टाइम लायबिलिटीज़। अब इसमें आते हैं RD और FD। ये क्या होते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको निकाल नहीं सकते, एक टाइम फिक्स होता है, टाइम पीरियड, उसके बाद ही आप इसको निकाल सकते हो। दिस अकाउंट आर कॉल्ड टाइम लायबिलिटी। तो ये जो RD और FD है, बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी है जिसको एक समय के बाद बैंक को वापस करना है। अब अगर हम बात करें जो NDTL था, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, उसकी बात करें, जैसे कि NDTL को अगर हम समझें तो फॉर एग्जांपल एक बैंक को ले लेते हैं जो सबसे बड़ा ही कह लो, SBI, गवर्नमेंट जो बैंक है। तो SBI ने बोला कि मेरी जितनी भी ब्रांचेज हैं इन इंडिया, जितनी भी शाखाएं हैं, उनमें जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट है उसमें देखोगे कितने पैसे जमा हुए। तो फॉर एग्जांपल 150 करोड़ जमा हुए। के बाद बैंक ने बोला कि जितनी भी ब्रांचेज हैं हमारे इंडिया में, उसमें से करंट और सेविंग अकाउंट में से कितने पैसे निकाल लिए गए हैं। तो 100 करोड़ सपोज करो निकाल लिए, तो टोटल नेट कितना बचा? 50 करोड़। उसके बाद बैंक ने बोला कि जो टोटल ऑल ब्रांच हैं, वो FD और RD जो अकाउंट हैं उसमें कितने पैसे जमा हुए? लेट 225 करोड़। और कितने पैसे निकाल लिए गए? 175 करोड़। लेफ्ट कितना बचा? 50 करोड़। टोटल नेट कितने बच गए? कितना पैसा बचा बैंक के पास? जो सारी ब्रांचेज का कितना पैसा जुड़ के SBI के पास बचा? 100 करोड़ रुपए। तो ये जो 100 करोड़ बचे हैं ना, सॉरी, ये जो 100 करोड़ रुपीस बचे हैं, ये ही है NDTL। व्हाट कि जो दिन भर का जो नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी था वो कितना था? 100 करोड़ रुपए। इसमें हमें पता चल गया है कि जो NDTL है वो क्या होता है कि किसी भी बैंक का पर डे का, दिन का जो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में कितना पैसा जमा हुआ, FD में या RD में कितना पैसा जमा हुआ, और कितना पैसा उसी दिन इन अकाउंट से निकला,
और जो बाकी पैसा बच गया है, चाहे वो नेगेटिव में तो नहीं, प्लस में ही होगा, पॉजिटिव में जो भी पैसा बचता है वो ही NDTL होता है, ठीक है। अब उसके बाद RBI ने बोला, RBI सेड टू बैंक गिव सम पोर्शन ऑफ NDTL। बैंक सेड टू RBI हाउ मच परसेंट, तो RBI ने बोला 4%। तो 4%, 100 करोड़ का NDTL कितना था हमारा, 100 करोड़, 100 करोड़ का 4%, 4 करोड़। तो RBI को इतना पैसा बैंक से ने दे दिया। तो ये जो नियम होता है ना, ये जो ऐसे NDTL का 4% NDTL कैसे निकाला, ये तो ये जो नियम है ये किसके अंदर आता है, CRR के अंदर, ठीक है। एक और पॉइंट है कि CRR के फॉर्म में जो पैसा RBI के पास जमा होता है उसका इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। देन वी गो फॉर SLR, सेकंड जो टूल है डायरेक्ट में, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफ़िकल्ट तो नहीं है, थोड़ा सा बोलने में आता है। तो इसमें इस नियम में क्या बोलता है कि RBI ने सभी बैंक्स को बोला कि आप अपने NDTL का सम पोर्शन आप खुद के पास सेव करो इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी भी फॉर्म में। उसके बाद हम देखते हैं ये जो दोनों टूल हैं ये कैसे काम करते हैं, हाउ CRR एंड SLR वर्क्स। तो क्या होता है, जो सप्लाई का, जो मनी सप्लाई का जो कंट्रोल होता है उसमें इनका क्या रोल होता है, SLR और CRR में, ठीक है। फॉर एग्जांपल SBI है, SBI का NDTL मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, ठीक है। किसी भी बैंक का NDTL 100 करोड़ है। SBI ने जो NDTL कमाया अपना, जो NDTL है SBI का जो 100 करोड़ रुपए है, उसने सोचा कि अब मैं अपने 100 करोड़ रुपए को लोन पे दे देता हूँ, फॉर किसके लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए। तो SBI ने लोन दे दिया, अपना जो पैसा वो लोन पे दे दिया फॉर टू गेट इंटरेस्ट। अब SBI ने देखा कि CRR और SLR इस पैसे पे कितना है, तो 0%, मतलब SBI को अपने NDTL पे कोई CRR, कोई पैसा ना तो RBI को देना है ना ही अपने पास जमा करना है। इसने देखा कि मस्त मैं अपने पैसे को लोन पे देता हूँ और इंटरेस्ट कमाता हूँ। अब बैंक क्या चाहता है कि जनता जो है वो अपनी डिमांड बढ़ाए, और जनता डिमांड कब बढ़ाएगी, जब उसके पास पैसा होगा। तो इसने क्या किया, जो इंटरेस्ट रेट है उस पैसे पे वो कम करने स्टार्ट कर दिया ताकि लोग मैक्सिमम लोन ले सकें, पैसा ले सकें। क्या होता है, सब लोन लेने लगे, धड़ाधड़ पैसे निकलने लगे, तो एकदम क्या डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई तो क्या, इन्फ्लेशन आना है, क्योंकि सप्लाई की शॉर्टेज पड़ेगी, वही चीज़ इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। RBI इस चीज़ को वॉच कर रहा है, तो RBI ने समझाया इनको, भैया ऐसे मत करो। लेकिन ये करते करते इतना इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, तो RBI ने कहा कि मैं एक नियम लगाऊंगा और ये सारे बैंक शांत बैठ जाएंगे। जैसे SBI जो काम कर रहा है वो शांत बैठ जाएगा। कैसे ने ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बैंक अपना जो SBI है वो ये काम कर रहा है कि 100 करोड़ का लोन दे रहा है कम इंटरेस्ट रेट पे, डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा। तो इसने ये देखते हुए कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, तो इसने ये देखते हुए SBI ने क्या कहा कि उसने SLR 10% कर दिया और SLR 20% और CRR 10% कर दिया। RBI देख रहा था कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, तो उसके बाद RBI क्या करता है कि CRR 10% कर देता है और SLR 20% SBI पे, ठीक है। अब इसके केस में अब CRR मतलब कि 10% 10 करोड़ का 10% 10 करोड़ उसको SBI को RBI को देना पड़ेगा, और SLR 20% करने पे 20 करोड़ रुपीज़ बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 30 करोड़। अब 30 करोड़ 100 करोड़ में से 30 करोड़ गया 70 करोड़। अब ये जो पैसा है ये लोन पे, अब SBI क्या लोन तो दे रहा है 70 करोड़ रुपए, लेकिन अब ये कम पैसा है, और कम पैसा लोन पे दे रहा है। पहले वो ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर रहा था एज ए लोन, अभी क्या है कि प्रॉफिट जो मार्जिन था वो पहले ज़्यादा पैसा था तो कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा प्रोवाइड कर रहा था मार्केट में। अभी क्या है, कम पैसा है, तो इसको क्या है, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो मेंटेन करना है, तो उसके लिए क्या है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, न कि कम करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाना पड़ेगा तो लोग क्या करेंगे कि कम पैसा लेंगे, कम पैसा लेंगे तो डिमांड कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। मीन्स हमने क्या देखा इसमें कि SBI के पास NDTL था 100 करोड़ रुपए, SBI ने फटाफट लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया कि मार्केट में प्रॉफिट कमाना है, तो SBI ने कम इंटरेस्ट रेट पे ये सारा पैसा देना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद RBI ने देखा कि भैया SBI आप जो काम कर रहे हो वो ठीक नहीं है, आप इसको इतना पैसा कम रेट पे मत दो क्योंकि उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो SBI नहीं माना कि प्रॉफिट चाहिए मुझे,
तो उसके बाद क्योंकि यहाँ पे CARR और SLR 0% था, इसलिए वो लोन मैक्सिमम प्रोवाइड कर रहा था, ज़्यादा पैसा मार्केट में भेज रहा था। अब लोगों ने देखा कम इंटरेस्ट रेट है, पैसा उठा लो। उसके बाद RBI ने क्या किया कि CRR और SLR 10% 20% कर दिए, ठीक है, ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़े। अब इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा था जब 0% था, तब डिमांड बढ़ रही थी क्योंकि लोगों के पास पैसा आ गया था। अब RBI ने क्या किया, इतना परसेंट करने के बाद जो 30 करोड़ रुपए था, मतलब 10%, 10 करोड़ रुपए तो RBI को देना पड़ा SBI को, और जो SLR 20% था 20 करोड़ वो खुद के पास जमा करना पड़ा। तो कितने हो गए, 30 करोड़ रुपीज़। अब पहले वो 100 करोड़ दे रहा था, अब उसको 70 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जो बच गए। अब ये लोन देने के लिए उसको अब वो टोटल जो प्रॉफिट था वो कमाना पड़ेगा जो 100 करोड़ पे कमा रहा था। अब उतना प्रॉफिट नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस पैसे के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। तो लोगों को लगेगा अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो भैया वो लोन कम करेंगे, लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा। उसके बाद क्या है कि जो CRR और SLR है ये डिसाइडेड बाय RBI। दोनों को कौन लगाता है, RBI डायरेक्ट लगाता है। तो ये कौन से सेक्शन में डिफाइन है, सेक्शन 42। CRR डिफाइन है सेक्शन 42 RBI एक्ट 1934, और SLR डिफाइन है सेक्शन 24 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। एक चीज़ और है जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, वो क्या है कि जो RBI का सेकंड शेड्यूल है ना, उसमें जितने बैंकों के नाम लिखे हैं वही RBI के अंडर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक बैंक जो गली नुक्कड़ पे है वही RBI के अंडर में है, ठीक है। तो जो सेकंड शेड्यूल में वही बैंक RBI के अंडर में आते हैं। उसके बाद जो CRR की जो लिमिट है मिनिमम मैक्सिमम वो कितनी है, मिनिमम CRR 0% भी हो सकता है और मैक्सिमम 100% भी। SLR की लिमिट 0 से 40%, बट अपने यहाँ कितने में रखी जाती, कितना परसेंट रखी जाती है, मैक्सिमम मैक्सिमम कह रहा हूँ, नॉर्मली 4%। और ये जो पैसा है ये किस में फॉर्म में जमा होता है, कैश की फॉर्म में। SLR आपको पता है कि कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी पैसा जमा हो। उसके बाद जो थर्ड टूल है वो है रीफाइनेंस। रीफाइनेंस मतलब क्या होता है, फाइनेंस के ऊपर फाइनेंस करना, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ और नहीं बताई है SLR और CRR की, कि जब ये दोनों बढ़ते हैं ना तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, RBI अमीर होता है। कैसे, ये दोनों बढ़ेंगे, जो पैसा है वो RBI के पास जाता है, ठीक है, और इन्फ्लेशन क्या है, जो मार्केट में पैसा है वो कम जाता है, तो उससे क्या है, डिमांड कम होती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है। और जब ये कम होता है तो RBI के पास पैसा कम होता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा जाता है और इन्फ्लेशन, डिमांड की जो बात है वो बढ़ती है और इन्फ्लेशन बढ़ता है। क्या है कि मान लो कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो उसको क्या इनकरेज किया जाता है कि आप करो, उसको फाइनेंस किया जाता है बार बार, तो उसी को रीफाइनेंस कहते हैं। या फिर कोई कंपनी अच्छे में जा रही है तो भी उसको क्या किया जाता है कि आप अच्छा करें तो उसको भी दोबारा पैसा कि आप और अच्छा करो, तो वही होता है रीफाइनेंस।